हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसे हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और इसके जितने भी पार्ट हैं, जिसके जितने भी भाग हैं, जो कक्षा 10, 11, 12 जितने भी अपर क्लास हैं और आगे कंपटीशन लेवल तक भी इससे प्रश्न बनते रहते हैं। तो आप अपना जितना भी कोशिश करना, इसको जितनी भी अच्छे तरीके से वीडियो को देख सकेंगे देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े भी रहना, क्योंकि पहली क्लास है, मजबूती बनाए रखना, और हम भी आपके साथ, जब आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो आपका भी हौसला जरूर बढ़ेगा। तो बिना टाइम गवाए हम पाचन तंत्र को शुरू करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ये हमने लिख क्यों दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीजों को अगर लिख करके समझाया जाए तो टाइम थोड़ा कम भी लगता है और आप भी जल्दी समझ भी जाएंगे। और तो आप लोगों को बता दें कि पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र की क्रिया विधि कहां से किस टाइम तक और कैसे कहां तक चलती है, इसका डायग्राम जो एक फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया है। बाद में जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हम आपके सामने इस चीज को भी ले आकर के पूरा तरीके से समझाएंगे। तो देखिए, पाचन तंत्र, पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन कैसी क्रिया है? एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। फिजियोकेमिकल का मतलब होता है कि आप भी जानते हैं कि फिजिक्स मतलब भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भौतिक प्रक्रिया आपका मतलब है हम लोग पाचन को मुंह से ही तोड़ने लगते हैं। मतलब पाचन का मतलब हम भोजन को जैसे ही मुंह में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारा पाचन, कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि पाचन शुरू कहां से होता है, तो बहुत से बच्चों ने तो ये प्रश्न का आंसर दिया कि हाथ से शुरू होता है। हाथ से नहीं, मुंह से पाचन शुरू होता है, जब हमारे एंजाइम्स वगैरह मुंह में मिलने लगते हैं। तो एक चीज याद रखना कि पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियो का मतलब फिजिकली, जब हम इसको कूटते हैं दांतों से कूटने के चक्कर में इसके ऊपर फिजिकली हम लोग डिप्रेसिव करते हैं, इसको ज्यादातर दबाते हैं और तोड़ ताड़ के अंदर तक ले जाते हैं, उसी को हम फिजियो कहते हैं। केमिकल का मतलब यह है कि अब दोबारा भोजन की तरह नहीं आएगा, अब ये पच जाएगा। यानी दोनों प्रक्रियाएं इसके अंदर पूर्ण रूप से संबंधित। और देखिए, मुख्य कार्य तो याद रखना, मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्रदान करना है। भोजन से ऊर्जा प्रदान करने का मतलब यह है कि जब हम भोजन को पाचन की ओर, मतलब भोजन को खाते हैं, तो उसके बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही हमारा मुख्य स्रोत है, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा कहां से आती है? भोजन से ही आती है। तीसरी चीज, किसका पाचन नहीं होता है? बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आप पाचन हर किसी का बोल देते हैं, लेकिन मैनुअली में आप देखेंगे तो विटामिन का पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में, जल का भी पाचन नहीं होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, खाली खनिज इनको सीधे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब इसको अंदर से रूजी वगैरह ये सब चीजें जो आगे पार्ट में मिलेंगी वो इसको सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बड़ी हद तक पानी जाता है और उस चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब ताकतवर पानी। इसके बाद में है जो पाचन में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस बात को समझो, क्योंकि पाचन बहुत ही जटिल पदार्थ होता है, इसको सरल पदार्थों में दांतों के द्वारा कुचलकर, क्रंतक दांत, बहुत प्रकार, मतलब 4 प्रकार के दांत जो होते हैं वो सब इसको थूर थार के आराम से पहुंचा देते हैं पेट में। इसको बोलते हैं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना, जिसमें प्रोटीन वगैरह बहुत ही कठोर पदार्थ आता है। उसके बाद पाचन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा का होता है। हमारे शरीर के अंदर पाचन जो होता है, पाचन में जो वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है और तीसरा है प्रोटीन, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर इनका पाचन पूर्ण रूप से किया जाता है। प्रोटीन थोड़ा जटिल पदार्थ है, इसको कई प्रकार से एमिनो अम्ल तक ले जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन ऐसे बदल करके इसको चलेंगे। तो आगे हम इसके बाद हम जानते हैं कि पाचन तंत्र ये किस तरीके की, कितने प्रकार की विधि है। पाचन की क्रिया 2 जगह होती है। 2 जगह कैसे होती है? क्योंकि 2 जगह इसको डिवाइड किया गया है। पाचन 2 जगह डिवाइड किया गया। कौन कौन से? नंबर 1 आहार नाल, इसको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। कैसे? आहार नाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब ऐसी नाल जिसमें तब तक भोजन रहता है जब तक पच नहीं जाता है, मतलब पूर्ण रूप से इस आहार नाल के अंदर ही, ये आप इधर देखिए, ये जो है ये पूरी आहार नाल होती है। आहार नाल के साथ में पेट भी जुड़ा होता है। पेट के बाद ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भी सब अभी पार्ट दिखाएंगे हम। तो आहार नाल, और उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका पाचक एंड ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही याद करके चलिएगा, क्योंकि जीव विज्ञान का कारण यही है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही याद रखने पड़ते हैं। तो आप याद रखना कि पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड इसको बोलते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के भी कुछ पार्ट हैं, किस तरीके से वो भी अभी बता रहे हैं। तो इसमें आप एक चीज याद रखना कि जो आहार नाल है
इसकी लंबाई आप कहीं भी ज्यादा भी पाओगे, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार है वो 32 फीट ही है। 32 फीट अमूमन में 9 मीटर के करीब पहुंचता है। तो आप ये भी ध्यान रखना, नोट भी करते चलना, क्योंकि जिससे कि आपके दिमाग में भी ये फंसते चले कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। मुख गुहा, देखो आहार नाल के अंदर क्या क्या चीजें आती है। एक तो मुख गुहा, वक्कल कैविटी, जो खाली जगह होती है उसको हम गुहा बोल देते हैं। तो गुहा, मुख की गुहा, तभी तो मुंह के अंदर भोजन आ सकता है। भोजन कब आएगा? जब जगह खाली होगी। तो मुंह के अंदर जो जगह खाली है उसको हम बोलते हैं मुख गुहा, माउथ या बक्कल केविटी। इसके बाद जो ग्रास नली, ग्रास नली को फूड पाइप भी बोलते हैं इंग्लिश में, फूड पाइप। इसके बाद जब मुंह हुआ के बाद भोजन जाएगा ग्रास नली, इसमें पाचन नहीं होता है। और ये वाली ग्रास नली, इसको हम ग्रास नली बोलते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और ग्रास नली के बाद फूड पाइप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर पेट, स्टमक या आमाशय, अंदर के भाग को, पेट के जो अंदर का भाग होता है उसे हम आमाशय बोलते हैं। और बाहर के भाग को उदर, उदर का मतलब लंबोदर, जैसे गणेश जी को देखा उनका भी पेट बाहर होता है, वो उदर बोला जाता है। लेकिन आमाशय मतलब अंदर का भाग, जो पेट के अंदर का भाग होता है उसे आमाशय या स्टमक बोलते हैं। फिर इसी के पार्ट में आती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बात याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब होता है, इंटेस्टाइन मींस होता है आंत। और बड़ी आंत को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। आप यार ये भी बात याद रखना, बड़ी आंत में भोजन जाता है, मतलब भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है, बट इसमें वाटर का पाचन होता है, जो ताकतवर पानी होता है, जिसमें बहुत एंजाइम वगैरह, प्रोटीन वगैरह मिले होते हैं। गुदा एनस को बोलते हैं, और एनस के बाद भोजन को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इनके बीच में जब ये भोजन चल रहा होता है तब क्या होता है, तब इस बीच में पाचक ग्रंथियां, जो पाचक ग्रंथियों को मतलब कि ये साथ में पाचक एंजाइम्स देते हैं जिससे पाचन हो सके, नहीं तो पाचन रुक जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा ये मिलने के बाद ही चल सकती हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। और ये साथ में पाचक एंजाइम्स देते हैं जिसके पाचन होता है आराम से। तो इसमें एक चीज होती है, सबसे पहली लार ग्रंथि, ये मुंह में पाई जाती है, लिख भी दिया है, मुंह में यानी माउथ के अंदर ये लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां जैसे टाइलिन, डाइस्टेज, और इसको क्या बोलते हैं, डाइस्टेज हो गया, ब्यूलिन हो गया, ये कई प्रकार की पाचन ग्रंथियां आपके बीच बीच में आएंगी, जिसके कारण ये पाचन अच्छे तरीके से जीवाणुओं कीटाणुओं को मार करके या भोजन को डिबडिबा बना करके आगे बढ़ेंगे। जठर ग्रंथि ये पेट में पाई जाती है। जठर ग्रंथि वायु, इससे जूस वगैरह निकलता है जो कई प्रकार की चीजों को कंफर्म करता है और आगे धीरे धीरे भोजन को बढ़ाता है। जठर ग्रंथि के बाद आता है लीवर और पित्ताशय। तो लीवर जो है हमारा, लीवर ये इस साइड होता है, राइट, हमने इधर आर बना दिया, इधर लेफ्ट, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट में पाया जाता है अग्नाशय, ये भी एक ग्रंथि है, और लीवर भी एक ग्रंथि है। और अमूमन में हमें पता होना चाहिए कि अग्नाशय ग्रंथि जो होता है इससे भी कई एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं। और उसके बाद लीवर ग्रंथि, इसके पास में ही होता है, लीवर के पास पित्ताशय। पित्ताशय का निर्माण कैसे होता है, लीवर करता है। और क्या पित्ताशय पाचक एंजाइम है, ये हम आगे क्लास में चर्चा में करेंगे, चर्चा जब करेंगे उसके ऊपर। लीवर और पित्ताशय ये भी याद रखना। अग्नाशय, इसको याद रखना, पैनक्रिया, ये भी एक ग्रंथि है, लेकिन ये लेफ्ट में पाई जाती है, पेट के लेफ्ट साइड में। यानी जो पेट होता है, पेट, इस पेट के अंदर जो अंदर का भाग है आमाशय बोला जाता है, और आमाशय के जस्ट थोड़ी दूरी पर अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय जो एक ग्रंथि है, और हमारे राइट हैंड पर लीवर होता है, और लीवर जो पित्ताशय का निर्माण करता है। फिर उसके बाद कुछ और भी, इसके भी अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको आंतरिक रस बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो ये माउथ है, ये माउथ से भोजन का पाचन शुरू होता है, और इसके बीच में ही ये जो ग्रास नली पड़ती है, ग्रास नली मतलब इसके बाद में पेट के कितने भाग हैं ये बताएंगे, और उसके बाद में पेट के बाद ये आएगा अग्नाशय रस, और ये लीवर, ये, और इसके बाद ये छोटी आंत, देखने में अमूमन में छोटी होती है, लेकिन इसकी लंबाई 7 मीटर 7.5 मीटर के करीब होती है, लंबी होती है। छोटी होने के कारण, पतली होने के कारण इसे छोटी बोल देते हैं। और इसी में पाया जाता है ये। फिर उसके बाद सीकम है, सीकम के बाद ये बड़ी आंत होती छोटी है, बट मोटी होने के कारण इसे बड़ी आंत बोला जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में अगर आई। हाँ तो दोस्तों, अब जो है हम लोग पाचन तंत्र का जो पैराग्राफ था वो तो पूरी तरीके से आप समझ चुके हो कि हमने किस तरीके से आपको बताया कि आखिरकार क्या क्या चीजें इसके अंदर हम
पढ़ेंगे। लेकिन अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अब उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य है वो है दांत, क्योंकि दांत हमारे पाचन तंत्र में बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं। और पीसने का काम, कौन सा दांत पीसने का काम करता है, कौन सा दांत किस चीज में भाग लेता है, वो चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी, इस वीडियो में हम दांतों के बारे के बाद बताने के बाद फिर हम अगली जो वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उसमें सलाइवा ग्लैंड वगैरह वो सब चीजें होंगी। तो हम आइए टाइम कम मतलब खर्च करते हुए इस चीज को बताते हैं कि दांत जो टीथ होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। इसमें जो अध्ययन, दांतों का अध्ययन जो होता है, मतलब दांतों को अध्ययन करता या दांतों का जो डॉक्टर होगा उसको क्या हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो दांतों के अध्ययन के बारे में या दांतों के बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसको हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और सबसे मेन बात जो बच्चों की कक्षा 10, 11, 12 में खूब अत्यधिक बहुविकल्पी में पूछी जाती है कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो कठोर ऊतक, जो जटिल ऊतक होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है, टिश्यूज वगैरह से। और इसमें जो दांतों की छपी, मतलब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि दांत जो होते हैं, दांतों का क्षय कैसे हो जाता है। क्षय होने का मतलब अलग है, क्योंकि दांतों का क्षय होने का मतलब यह है कि वो अम्ल से मिलकर के घुल जाता है, उसके बाद उसका एनिमल वगैरह वो खा लिया जाता है, डेंटाइन वगैरह, तो उसको हम कहते हैं क्षय। लेकिन दांतों का जो छपी होती है दांतों की, वो फ्लोरीन गैस से ज्यादा होती है। वो इन दांतों के बीच में लगने के कारण इसका जो फ्लोरीन गैस होती है वो उसको खराब कर देती है दांतों को। लेकिन दूसरी चीज है कि दांतों के बाद दांतों का आंतरिक भाग, जो दांत होते हैं इनके आंतरिक भाग का मतलब इंटरनल, जो आंतरिक भाग है इंटरनल, उसको उस भाग को डेंटाइन बोलते हैं। और डेंटाइन प्रश्न ये पूछता है कक्षा 10, 11, 12 में कि कैल्शियम फास्फेट का मतलब, ये जो डेंटाइन होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और याद रखना, इसके ऊपर की भाग, जो बाहरी भाग होता है जिसको हम एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं, वो जो बाहरी भाग वो इनामल होता है। और इनामल को हम कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं। जो कैल्शियम एपेटाइट है ये सबसे ही कठोर भाग है, और सबसे कठोर भाग होने के बावजूद मतलब कैल्शियम एपेटाइट से मिलकर के बना हुआ है इनामल। इनामल जो हमारे दांतों के मतलब जो इस प्रकार से, ये दांत में देखो, ये चित्र दिखा दिया आपके सामने, ये दांत का सबसे ऊपरी भाग जो है ये वाला जो सफेद रहता है, मतलब ये जो सफेद परत का होता है उसे हम इनामल बोलते हैं। और ये सबसे अधिक पूरे शरीर का सबसे कठोर अंग होता है, और ये कभी भी गायब नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा अमूमन में कितना भी ब्रश से धुलते रहो, लेकिन दांत कभी भी ऊपर का पार्ट कभी नहीं होता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ज्यादा कस के रगड़ के ब्रश भी करते हैं। डेंटाइन ये अंदर का भाग होता है जो आंतरिक मतलब आंतरिक है। और सबसे जरूरी बात है कि हमारे जीवन काल में बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि हमारे जीवन काल में कितने दांत मतलब आकर के टूट जाते हैं और कितने दांत रहते हैं जीवन में। तो 52 दांत हमारे पूरे जीवन काल में बनते हैं। अब आप इसमें भी कहोगे कि कौन कौन से इतने दांत हैं जो मिलकर के 52 बनाते हैं, तो 20 दूध के दांत होते हैं जो बार बार 2 बार टूट करके दोबारा निर्मित हो जाते हैं। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत, 52 दांत। और ये 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, वो होते हैं दूध के दांत जो 20 ही आते हैं। लेकिन दांतों की भी कैटेगरी होती है, बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। देखो दांत एक ऐसी चीज है जिससे मुस्कुराहट सब चीजें अच्छी लगती है, जिसके दांत नहीं होते उसकी मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। तो दांत के बारे में आपको तो वैसे भी नॉलेज होना चाहिए। तो दांत कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो मोनोपियोडोंट, एक डाइपियोडोंट। मोनोपियोडोंट ये कैसे दांत होते हैं, एक ही बार निकलते हैं, मतलब मोनोपियोडोंट का मतलब ये एक बार निकलेंगे और 12 ही दांत होते हैं, ये स्थायी दांत भी बोला जाता है। लेकिन डाइपियोडोंट ये दोबारा निकलते हैं और ये अस्थायी दांत होते हैं, यानी 20 दांत टूट करके दोबारा 20 विकसित हो जाते हैं, निकल आते हैं। इनको दूध के दांत भी बोला जाता है। लेकिन जो परीक्षा में सवाल बनते हैं वो मोनोपियोडोंट डाइपियोडोंट से ही बनते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत सी चीजें लोगों ने नहीं पढ़ी है या उस चीज को उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सी चीजों को इग्नोर या गायब कर देते हैं। डायरेक्टली पढ़ने से पहले आपको इन चीजों को समझना होगा, क्योंकि ये भी बायो का ही शब्द है। देखो दांतों के प्रकार कौन कौन से कितने प्रकार के दांत होते हैं। अब आप अमूमन में जानते हो कि दांत तो दांत ही होते हैं, दांत कैसे प्रकार होगा, तो दांतों में भी प्रकार के होते हैं। तो दांतों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के। लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना होगा, क्योंकि इसी से सूत्र बनेगा।
तो देखिए दांतों के प्रकार इंसाइजर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कृंतक, और कृंतक का काम भी हमने लिख दिया है। अगर आप चाहो तो इसको नोट भी करते चलना, नहीं तो आप अपने याद भी रख सकते हो कि ये भोजन को काटता है, और भोजन को काटने के साथ साथ ही जैसे आपने देखा होगा बहुत छोटे पर एक रोटी बना करके दे दी जाती थी, रोटी हो गई कुछ भी, आप सीधे ही मुंह से ही तो काटते हो, तो मतलब सामने के जो दांत होते हैं उन्हें हम इंसाइजर बोलते हैं। यहाँ पर हमने चित्र में भी दर्शाया है, ये देखिए ये दांत जो सामने के जिनसे हम काटते हैं, ये सामने के दांत जो होते हैं इन्हें हम इंसाइजर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर इनको ही दांतों को हम बोलते हैं नोज टीथ, मतलब नोज टीथ का मतलब जो नाक के जस्ट सामने होते हैं। आप कभी देखना तो नाक के जस्ट सामने, अब कुछ लोगों की नाक भी बड़ी हो सकती है तो उनके तो नहीं कह सकते हैं, बट नोज टीथ ही इनको बोला जाता है। अगर आपसे ये 4 होते हैं और 2 से गुणा, मतलब 2 जबड़े हैं, दोनों से गुणा करेंगे तो इनकी संख्या 8 होती है, क्योंकि 4 नीचे 4 ही ऊपर होते हैं। ये आपको भी पता होगा और आप देख भी सकते हो। कैनाइन ये दूसरा पार्ट है दांत का, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं रदनक। रदनक का मतलब है जो रद्द कर दे, काटते ना, सिर्फ भोजन को रद्द करे, चीर और फाड़ दे, तो भोजन को फाड़ता है। और ये मांसाहारी जो जानवर होते हैं तो उनके अंदर ये लंबे पाए जाते हैं, जबकि शाकाहारी लोगों के अंदर छोटे पाए जाते हैं। ये दांत होते हैं और इनको हम बोलते हैं कैनाइन। और कैनाइन जो होते हैं आई टीथ कहते हैं इनको। आई टीथ का मतलब ये आंख के जस्ट सामने होते हैं, मतलब आंख के जस्ट सामने ये वाले कैनाइन। ये अरे आप देखे होंगे कि कुत्ता, ये बड़े बड़े जानवरों के जस्ट साइड में एक एक दांत ये निकला होता है, बहुत बड़ा होता है, ये होता है कैनाइन। हम लोगों के भी अमूमन में थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, आप इन पर कभी गौर करके देखना तो हल्के जरूर बड़े होंगे। उसके बाद आता है प्रीमोलर, इसको आगे चबाना। प्री मीन्स आगे और चबाना मीन्स चबाने वाला। आगे किससे चबाने वाला जो दांत होता है उसे भोजन, इससे हम क्या करते हैं भोजन को चबाते हैं, और चबाने के साथ साथ ये भोजन मतलब भोजन को चबाते हैं, और बच्चों में नहीं पाया जाता है। याद रखना प्रीमोलर बच्चों में मतलब प्रेजेंट ही नहीं होता है, क्योंकि प्रीमोलर का मतलब है जो साइड के दांत ये वाले, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के जब हंसते हैं तो उनके साइड के दांत ही नहीं होते, तो वो एक मतलब जब होते ही नहीं तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ये बात भी आप अपने दिमाग में सेट रखना, क्योंकि प्रश्न यहीं से अत्यधिक बनते हैं कि कौन सा मतलब कौन सा बच्चों में होता है, कौन सा वयस्क में होता है, एडल्ट में होता है। तो याद रखना भोजन चबाता है और बच्चों में नहीं पाया जाता। और चेक टीथ बोलते हैं, चेक मतलब गालों वाले, तो गालों पर जो पाए जाते हैं इनको चेक टीथ बोलते हैं, तो इसीलिए ये यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद प्रीमोलर के बाद, और इनकी संख्या 4 होती है एक तरफ, तो 4 दूनी 8, एक जबड़े में 4 होते हैं प्रीमोलर। देखिए ये बने हुए 1 2 1 2 2 2 4, 4 दूनी 8 हो गए प्रीमोलर। उसके बाद आता है सबसे अंतिम भाग दांतों का, वो होता है मोलर या चबानक जिसे बोलते हैं हिंदी में। मोलर की ये सबसे मजबूत भी होते हैं, और मजबूत होने के साथ साथ ये बड़े भी होते हैं। बड़े होने के साथ साथ इनकी संख्या जो होती है एक जबड़े में 6 होती है, और 6 दूनी 12। इन्हीं के अंदर सबसे मेन जगह यही है जिसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। जो मोलर है इसको मजबूत या बड़े बोलते हैं, और ये दांत में थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ मतलब अत्यधिक लोगों के मुंह से सुना होगा कि बच्चों में मोलर नहीं होता है। मोलर होता है, मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। सेकेंड मतलब देखिए 3 मोलर होते हैं, 1 2 3, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जो थर्ड वाला होता है इसी को हम बोलते हैं अक्ल का दांत, विजडम टीथ। विजडम टीथ का मतलब होता है जो अक्ल का दांत होता है। यह अभी आप लोगों में भी विकसित नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों में हो भी चुका होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है तब कभी कभी किसी के निकलता है, जिसमें ये फर्स्ट और सेकंड मोलर बच्चों में पाया जाता है। तो आप इस बात को याद रखना कि थर्ड मोलर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों में। दूसरी चीज प्रीमोलर जो होते हैं ये भी बच्चों में पाए नहीं जाते हैं, और मोलर तो होते हैं। अब आते हैं हम इन पे, दांतों के बीच में एक लाइन अपने अपने चाहे मुंह से ऐसे करके उंगली रख करके भी चेक कर सकते हो। तो इसका सूत्र कैसे बनता है, देखिए आपने देखा होगा। एक और चीज याद रखना कि जो हाथी होता है, हाथी के जो दांत दिखते हैं वो इंसाइजर होते हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा ये वाले होते हैं, ये कैनिन्स हैं, और कैनाइन दांत उनके जो हाथी के होते हैं वो अंदर होते हैं, इंसीजर ही बाहर होते हैं। इंसाइजर जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, बाहर होते हैं, जो दिखाने के होते हैं। इनसे वो हमला वगैरह करने के लिए रखता है, और खाने के लिए नहीं होते हैं। वो कैनाइन ही होते हैं जिनके से द्वारा वो हर चीज को खाता है। तो आप ये भी बात याद रखना, अगर आपको सही लगी हो तो आप इन चीजों पर भी ध्यान देना। और देखिए टीथ का फार्मूला कैसे बनता है, तो यहीं से फार्मूला बनता है, क्योंकि हमारे पास आई होता है, सी और पीएम प्रीमोलर, और ये होता है मोलर। आप याद रखना कि मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर ये उन्हीं के शब्दों से निकला है, और ये सूत्र है एडल्ट का। एडल्ट का याद कैसे रखोगे, तो याद रखना आप एक साइड से निकाल लो। इंसाइजर में कितने दांत हैं, 2, कैनिन में कितने हैं, 1,
प्री मोलर में कितने हैं 2 और मोलर में कितने हैं 3, तो 21 23 और यही बटे में 21 23 हम कर सकते हैं और मल्टीपल 2 बराबर 32 दांत हो जाएंगे। जब आप इनको गुणा करेंगे कि ये 3 2 5 और 6 2 8 8 दूनी 16 16 इधर और नीचे भी 16 16 दूनी 32 हो गए। आप एक तरफ का याद रखिए, एक तरफ से अगर आपको याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज है ये एडल्ट और बच्चों का, आपसे कभी कभी कक्षा 10 वालों से 11 12 में तो बहुत ज्यादा वो विकल्प में पूछा जाता है कि बताइए कि बच्चों में दंतक सूत्र क्या होता है। दंतक सूत्र आप अचंभित हो जाएंगे, दंतक सूत्र कैसा होता है। तो दंतक बच्चों का सूत्र जो होता है, बच्चों में एक प्रीमोलर होता ही नहीं है, आप इस बात को याद रखना, प्रीमोलर होता ही नहीं। तो प्रीमोलर कहां पर है, यहीं पर तो है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ICPM और M। जब इसमें इंसाइजर में कितने होते हैं 2 और कैनाइन कितने होते हैं 1, प्री मोलर होता ही नहीं तो 0 कर देंगे। और जबकि मोलर होते हैं, हमने क्या कहा था, मोलर थर्ड मोलर नहीं होता है। जब थर्ड होता ही नहीं है तो मोलर कितने रहेंगे 2, क्योंकि थे 3 तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2। नीचे भी यही गिनती लिख दो, जो ऊपर होंगे भाई नीचे होंगे और मल्टीपल में 2 कर दो, यहाँ पर आ जाएंगे 2 3 2 5 5 दूनी 10 10 20। तो 20 दांत जो दूध के दांत होते हैं वो बच्चों में होते हैं। अब आप इस चीज को चाहे लिख लें तो इसका चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वो भी आपके लिए बेटर ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लिखते नहीं है तो आपको समझ में कम आती है। अगर आपको ये सही लगा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपसे हमारा हौसला है और हमसे आपका। अगर आप मजबूती देंगे तो ये तो विश्वास मानिए कि अगली क्लास बहुत ही बेहतर रहेगी आपके पाचन के लिए, क्योंकि अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा, लार ग्रंथियां और पाचक ग्रंथियां। लार ग्रंथियों में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सभी, और टोटल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से हम अवगत करा देंगे। लेकिन विश्वास बनाए रखना और साथ देते रहना, लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाना अगर आपको अच्छी लगी है। और अगर जो त्रुटि हुई है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हम अगली वीडियो जब भी डालें तो हम उस गलती को दूर करके ही डालें। क्योंकि जब आप साथ दोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। और एक और चीज याद रखना कि दुनिया पर विश्वास कम करिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ आपको गलत रास्ता ही दिखा सकती है। आप अपने पर विश्वास करिए और मेहनत करिए। ये आपको यही नहीं, आगे आने वाली और भी क्लासेस के अंदर हम आपको मोटिवेट करेंगे और आप हमें मोटिवेट करते रहना। और एक बार कमेंट जरूर करना है, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद हो सके। जय हिंद, जय भारत।